आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन। क्लियर? लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन। क्लियर? तो लॉज ऑफ मास एक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी भी रिएक्शंस में कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन करता है उसकी रिएक्शन की जो रेट होती है वो रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस की जो रेट होती है, रिएक्शन करने की जो रेट होती है, उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगी। क्लियर हो गया बेटा? तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ mass action, according to laws of mass action, the reaction rate means reaction rate, the reaction rate for a substance, the reaction rate for a substance is directly is directly proportional is directly proportional to its active mass, its active mass. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, किसी भी सब्सटेंस की जो रिएक्शन करने की रेट होती है उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगी। यानी उस सब्सटेंस का जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? और इसी में अब किसी भी रिएक्शन में ये जो रिएक्शन की रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional, rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants, active masses of reactants। क्लियर हो गया? तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, उसकी रेट यानी कि रिएक्शन रेट होगी उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तथा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगी उन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर हो गया? इसे अपन बोलेंगे लॉज ऑफ मास एक्शन। सपोज करते हैं अपने पास में एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ये रिएक्टेंट है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए मैं रिवर्सिबल सिंबल लगाता हूँ यहाँ पर। और ये ए प्लस बी ये रिएक्टेंट, यानी कि ये क्या हुए रिएक्टेंट, और ये सी प्लस डी बन गए प्रोडक्ट। सी प्लस डी ये है प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शंस में ये ए प्लस बी यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी विल नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन will not depend upon the concentration of products, इन रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अब इस रिएक्शंस में ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें ए की जो रेट करने की है, यानी यहाँ पर देखिए आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये ए कोई भी सब्सटेंस है
उसकी जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी ए के एक्टिव मास के। देखो मैं ये जो सिंबल ये जो सिंबल होता है ये सिंबल एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव मास। क्लियर हुआ? ये जो सिंबल होगा वो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करेगा। इसी क्रम में ये जो बी रिएक्टेंट है उसकी रेट जो होगी उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आर बी एन, रेट ऑफ बी रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ बी। क्लियर हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ बी। अब इस रिएक्शन में देखो एक चीज अपन और क्लियर कर लेते हैं कि ये एक्टिव मास क्या होता है भाई। ये एक्टिव मास का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिएक्टेंट अपॉन द वॉल्यूम जिसमें रिएक्शन मिक्सर है। क्लियर हुआ? जिसमें रिएक्शन मिक्सर है। तो एक्टिव मास को अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन मास। क्लियर हुआ? गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। कैपिटल M इट मीन्स हो गया ये बेटा मोलर मास। कैपिटल M का मतलब मोलर मास, और मोलर मास का जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो अपन एक्टिव मास भी समझ गए कि एक्टिव मास अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्टिव मास विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स फॉर ए सब्सटेंस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस किसी भी रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तथा किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर हुआ? इसको अपन बोलेंगे लॉज ऑफ मास एक्शंस। क्या कहेंगे बेटा इसको अपन? लॉज ऑफ मास एक्शंस। जैसे सपोज करो अपने पास में एक रिएक्शन है, व्हेन ए बी के साथ में रिएक्ट होता है और सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाता है, तो ए की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ए के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और बी की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो सिंबल होता है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्टिव मास को अपन n अपॉन v इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए इसी रिएक्शन को अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। या अब अपने पास में ये रिएक्शन है बेटा a प्लस बी, ये रिएक्टेंट है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अपन इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्विलिब्रियम सेटल होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है। ठीक हो गया? अब एक चीज मैं यहाँ पर काम में लेऊंगा आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए इनटू द एक्टिव मास ऑफ बी। एंड एक टर्म में यहाँ पर काम में लूंगा आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी आर बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सी एंड द एक्टिव मास ऑफ डी। देखिए यहाँ पर ये दो चीज होगी अपने पास में आर एफ, इसको बोलेंगे आर एफ, या आर एफ जो होगा इट मीन्स हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। आर एफ इट मीन्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है जिसमें रिएक्टेंट जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको अपन बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शंस। एंड ये आर बी होगा, इसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ बैकयार्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकयार्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसका मतलब देखो यहाँ पर बैकवर्ड का मतलब
ये बैकवर्ड का मतलब ये हो जाएगा जब सी प्लस, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सी प्लस बी जब ए प्लस बी में कन्वर्ट होंगे, जब सी प्लस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट होंगे तो यह जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको अपन शो करेंगे आर बी से, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो सी प्लस डी फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट का काम कर रहे थे, अब बैकवर्ड रिएक्शन में ये जो सी प्लस डी प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे बेटा? रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर ये आर बी यानी जब प्रोडक्ट, यानी इस रिएक्शन के लिए तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो इसको बोलेंगे अपन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हुआ? तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे अपन यहाँ से, तो के एफ, ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक हुआ? अब यहाँ पर जो के एफ है बेटा, इसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के एफ है इसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है? इसी टाइप से मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए अपन यहाँ करेंगे के एफ, सॉरी के वी एंड ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी एंड ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ डी। और यहाँ पर जो के बी होगा वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? तो ये जो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 देता हूँ। देखिए जब इक्विलिब्रियम सेटल होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है किसी भी रिएक्शंस में, तो अपन एक चीज ये लिख सकते हैं, कैसे बेटा? एट इक्विलिब्रियम देखो इक्विलिब्रियम के टाइम में, इक्विलिब्रियम में अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम आर एफ और आर बी, इक्विलिब्रियम में आर एफ एंड आर वी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस की वैल्यू अपन यहाँ से इक्वेशन 1 से पुट अप कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी इक्वल आरबी। आरबी की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये हो जाएगा केवी एंड एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। ठीक हो गया? अब अपन एक काम कर सकते हैं बेटा कि ये केसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन ये जानते हैं कि के सी इक्वल टू के एफ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? और इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास में एक वैल्यू ये आ जाती है कि एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए और ए हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है? तो केसी जो होगा, केसी की जो वैल्यू होती है वो केसी होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर हो गया? किसी भी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तथा बैकयार्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशो होता है। ठीक है, तो ये Kc और ये Kc एक्टिव मास ऑफ C into एक्टिव मास ऑफ D अपॉन द एक्टिव मास ऑफ A अपॉन इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो अपन इजीली कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उस रिएक्शंस में प्रोडक्ट के एक्टिव मासेज के प्रोडक्ट या उनके एक्टिव कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट तथा रिएक्टेंट के एक्टिव मासेज के प्रोडक्ट का रेशो होता है। क्लियर है? ओके, अब इसी इक्वेशन को अपन इस प्रकार से और समझ सकते हैं। सपोज करो अपने पास में एक रिएक्शन है ए, या ए है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट, यहाँ स्मॉल बी और एक कैपिटल बी। ये स्मॉल बी इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी रिएक्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, ये कैपिटल सी रिएक्टेंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी, और ये कैपिटल डी। फिर हुआ, अब इस रिएक्शंस के लिए यदि अपन कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लियर करें तो इसका मतलब हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी, या पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, और एक्टिव मास ऑफ डी, या पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, और अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, और यहाँ पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्टिव मास ऑफ बी, और पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अपन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। और अपन ने डिस्कस कर लिया है कि किसी भी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस रिएक्शंस के लिए, उस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तथा बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अगर इसके अपन प्लॉटिंग करें तो देखिए ये एक एक्सिस है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस है जो रेट का, ये किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन का यानी रेट है। अपने जानते हैं जो रेट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और ये जो एक्सिस होता है वो होता है बड़ा टाइम का, और अपन टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, राइट। अब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती है, रिएक्शन में लगने वाला टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ घटती जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ घटती जाएगी। क्लियर? और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और यानी कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, यानी ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी में, राइट। और यहाँ पर ये सी प्लस डी कन्वर्ट हो रहे हैं ए प्लस बी में, राइट। अब जब एक इस रिएक्शन में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक दूसरे के इक्वल होने पर उसी स्थिति में उस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा। उस स्थिति में जब रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। हो गया बेटा? और ये जनरली सी बात है, सीधी सी बात है
कि टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर ये कंसंट्रेशन अगर लिक्विड में हो, अगर कंसंट्रेशन लिक्विड में हो, लिक्विड फॉर्म में, जनरली सॉल्यूशन में हो, या फिर सॉल्यूशन या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, तो रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको अपन मापते हैं बेटा मोल पर लीटर में। इसमें मापेंगे अपन उसको मोल पर लीटर में, राइट। जनरली देखिए किसी भी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब सामान्यतः वह होता है कि वह रिएक्शन जनरली या तो एक्वस मीडियम में हो रही है या फिर किसी भी लिक्विड मीडियम में हो रही है। अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में होती है, गैसियस फेज में होती है, तो उसकी कंसंट्रेशन को इन गैसियस फेज, अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो, गैसियस मीडियम में हो, तो अपन रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, पार्शियल प्रेशर में मापते हैं। किसमें मापेंगे? पार्शियल प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर, क्लियर हो गया? पार्शियल प्रेशर। और उस स्थिति में इन पार्शियल प्रेशर में अपन किसी काम में नहीं लेकर के अपन उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक टर्म काम में लेते हैं केपी। किसी काम में नहीं लेकर के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म केपी काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी अपने पास में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है ए रिएक्टेंट का, और बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी है। ये कन्वर्ट हो रहे हैं, सी यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सी रिएक्टेंट का, और ये स्मॉल डी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका डी का, क्लियर हुआ? अब इस रिएक्शंस के लिए यदि पार्शियल प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के पद में यदि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लगाना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा बेटा? केपी, राइट। केपी, ये पी से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन सभी को, पी ये हो जाएगा सी, सी इंटू पी टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा डी और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी, राइट। ये हो जाएगा बेटा पी ए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, इनटू पी बी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, क्लियर हो जाएगा? इस प्रकार से अपन कोई भी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिक्विड फॉर्म में नहीं होकर के, मोल प्रति लीटर में नहीं होकर के, मोल पर लीटर में नहीं होकर के गैसियस रूप में है, तो उसके लिए अपन किसी काम में नहीं लेकर के केपी काम में लेंगे, और इस रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू अपन इस मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर्मूला के आधार पर पता कर सकते हैं, राइट। अब देखिए केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है? एक रिलेशन होता है केपी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, केपी इक्वल टू केसी आर टी पूरी डेल्टा एन, केपी इक्वल टू केसी आर टी एंड डेल्टा एन, very important formula which shows the relation between Kp and Kc. Which shows the relation between Kp and Kc. अब देखिए यहाँ जो Kc है अपन जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सी भी है, तो एक्वस मीडियम में है या सॉल्यूशन में है, किसी में भी, तो यहाँ पर ये केपी है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द रिएक्शंस इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम, यानी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस
लिटर में दे रखी हो, बार में दे रखी हो, एटमॉस्फेरिक में दे रखी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखी हो, यानी रिएक्शंस यदि गैसेस मीडियम में है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के स्थान पर अपन के भी टर्म काम में लेंगे। क्लियर हो गया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये डेल्टा एन क्या है। डेल्टा एन यहां पर क्या है, तो गैसेस प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएंगे रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। यानी डेल्टा एन है वो गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट्स के गैसेस मोल्स और रिएक्टेंट्स के गैसेस मोल्स का डिफरेंस हो करता है, राइट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस मीडियम माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस मीडियम। और यहाँ आर जो होता है वो है गैस कांस्टेंट, आर जो होगा वो होगा गैस कांस्टेंट। ये इसकी यूनिट कितनी होती है, लगभग होगी 8.314 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर हुआ। और यहाँ एक टर्म है टी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये टी क्या है बेटा, ये टी है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और थर्मोडायनेमिक टर्म क्या होती है टेम्परेचर की, वो होगा केल्विन में। ये अपन जानते हैं नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। क्लियर हो गया। तो एक इंपोर्टेंट रिलेशन हो गया कि Kp इक्वल टू Kc आफ्टर डेल्टा एन। Kp व Kc क्या होता है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। R गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पर R देखिए ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T एक थर्मोडायनेमिक टर्म होती है टेम्परेचर की केल्विन में। और डेल्टा एन है किसी भी रिएक्शंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेस पे अपन डेल्टा एन की वैल्यू पता लगा सकते हैं। गैसियस मीडियम में किसी भी रिएक्शंस के लिए प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल है तथा रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल है उनका डिफरेंस होगा, वो डेल्टा एन होगा। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। अब बेटा अपन नेक्स्ट में एक चीज ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसी भी इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए पहली बात, इक्विलिब्रियम होता है वो एक डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शंस में हमेशा ए और बी सी और डी में कन्वर्ट होते रहेंगे, सी और डी ए और बी में कन्वर्ट होते रहेंगे। कि इक्विलिब्रियम के जब इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा तो ये ए बी रिएक्टेंट सी रिएक्टेंट व डी रिएक्टेंट, सॉरी डी प्रोडक्ट, इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन स्टेबल हो जाएगी।
इनकी कंसंट्रेशन स्टेबल हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगी। बट कभी भी ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होगी, कभी भी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। यानी A+B प्रोडक्ट्स इनटू C+D। इस रिएक्शन में A+B इक्वल नॉट C+D। A और B तथा C और D की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम अचीवमेंट, the concentration of reactant and products will be constant or stable but not equal। क्लियर हो गया? जब इक्विलिब्रियम सेट होगा तो ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो सी और डी की कंसंट्रेशन ये एक दूसरे से कांस्टेंट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, बट ये कंसंट्रेशन कभी भी बराबर नहीं होगी, कभी भी इक्वल नहीं होगी। सीधी सी बात है कि इसलिए इसको अपन कहेंगे कि रिएक्शन चलती रहे, रिएक्शन कभी नहीं रुकेगी। डायनेमिक का मतलब रिएक्शन विल नॉट स्टॉप। मैं लिख देता हूँ, डायनेमिक का मतलब ये हो जाएगा कि रिएक्शन विल नॉट स्टॉप, will never stop, reaction will never stop। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक नेचर की होगी, राइट? काइनेटिक नेचर, काइनेटिक नेचर इट मींस रिएक्शन विल नेवर स्टॉप। और जब इक्विलिब्रियम सेट होगा तो रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बट इनकी कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होगी, बट इनकी कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो पहला ही पॉइंट हुआ इक्विलिब्रियम का कि इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट ये है कि इनकी कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रेशर, कंसंट्रेशन और डेंसिटी, ये कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं बेटा ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम observable properties of the reaction, observable properties of the reaction like observable properties of the reaction like pressure, concentration, like pressure, concentration and density and density are constant, are constant। constant का मतलब there is no change, there is no change। क्लियर हो गया? कि जब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो उस वक्त उस रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी, वो हमेशा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? यस। अब अपन इसका जो थर्ड फीचर है इक्विलिब्रियम का वो ये पढ़ेंगे कि कैटेलिस्ट जो होता है, कैटेलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेवर अफेक्ट, कैटेलिस्ट नेवर अफेक्ट द नेचर ऑफ, नेवर अफेक्ट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर को कभी अफेक्ट नहीं करेगा, बट किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अचीव होने में लगने वाले टाइम को ये कम कर देता है, बट इट रिड्यूस द टाइम
टेकन टू अचीव द इक्विलिब्रियम। किसी भी रिएक्शन में लगने वाले इक्विलिब्रियम को अचीव होने में लगने वाले टाइम को कैटलिस्ट रिड्यूस कर सकता है। यदि कैटलिस्ट की एब्सेंस में किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम सेट करने में अगर 2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये 2 आवर्स का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेंगे, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे। वो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी रेट से बढ़ाएंगे, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी रेट से बढ़ाएंगे। तो रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम सेट होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उसमें लगने वाला टाइम कम हो जाता है, राइट हो गया। नेक्स्ट, क्लियर हो गया ये। अब ये एक इक्वेशन है मेरे पास में, a प्लस बी प्रोडक्ट्स इनटू सी प्लस डी, और ये सी प्लस डी प्रोडक्ट्स इनटू ए प्लस बी। सपोज करो इसके लिए यदि Kc की वैल्यू 10 है, इसके लिए यदि Kc की वैल्यू 10 है, राइट, इसके लिए यदि Kc की वैल्यू 10 है, अगर मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, चेंज कर दूं, यानी C प्लस डी प्रोडक्ट्स इनटू ए प्लस बी, तो इसके लिए डैश ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो Kc की वैल्यू जो होगी वो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, K डैश C विल बी 1 अपॉन Kc, राइट है। इस रिएक्शन को यदि आपने उल्टा किया है, इस रिएक्शन को यदि आपने रिवर्स किया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, नया जो इक्विलिब्रियम सेट होगा उसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 अपॉन 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 10। या सेकेंड रिएक्शन, सपोज करो अपने पास में एक रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन करेंगे बाय ऑक्सीजन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सपोज करिए इस रिएक्शंस के लिए यदि Kc की वैल्यू 25 है, Kc की वैल्यू 25 है, तो ये जो रिएक्शन होगी SO2 प्लस हाफ O2 और इसका 1 मोल हो जाएगा, यानी SO3। अब देखिए इस इक्वेशन में ये इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, तो इसके लिए K डैश C की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब इसकी दोनों का कंपैरिजन करिए रिएक्शंस का, दोनों का कंपैरिजन। यहाँ पर SO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को अपन ने ये रिएक्शन है इक्वेशन 1, इसको अपन ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको अपन ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया। तो इस टाइप्स की रिएक्शंस के लिए जो न्यू इक्विलिब्रियम सेट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से होगी, K डैश C इक्वल टू अंडर रूट Kc। तो इस रिएक्शंस के लिए K डैश C होगा, सपोज ये इसका वैल्यू थी 25, इसका रूट ये 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इनको ढंग से पढ़ोगे तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट रिएक्शंस में अपने पास में एक इक्वेशन ये है, नेक्स्ट है हाफ N2 जी नाइट्रोजन प्लस हाफ O2 जी ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगी और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, राइट। सपोज करो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 5 है,
अब एक रिएक्शन में ये लिख रहा हूं N2G प्लस O2, ये आपस में रिएक्शन करके वही 2 नाइट्रिक। देखिए रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 के लिए Kc की वैल्यू 5 है। अब इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में क्या रिलेशन है कि ये इक्वेशन 2 अपन ने इक्वेशन 1 से कैसे ऑब्टेन की, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको इस इक्वेशन को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया। और पहले वाले इक्वेशन में अपन ने वो सेकेंड इक्वेशन कैसे ऑब्टेन की थी बेटा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। और इस इक्वेशन में अपन इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर रहे हैं। इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या इक्वेशंस होती है, उसमें अपन जो न्यू इक्विलिब्रियम सेटल होगा, अचीव होगा, उसकी वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, Kc का स्क्वायर करके। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम सेटल होगा K डैश C इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25। क्लियर हो गया। एक टॉपिक और है, यदि कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप्स में हो, इफ रिएक्शन proceeds if a reaction proceeds in more than one steps, if a reaction proceeds in more than one steps, then Kc जो होगा वो होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn। ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी हर स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, देखिए किसी भी रिएक्शंस में तो सपोज करो अपने पास में एक रिएक्शन सही है, C कार्बन सॉलिड प्लस वाटर वेपर आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में और H2 गैस फॉर्म में बनेगा। अब इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए यदि अपन देखें Kc की वैल्यू इस प्रकार के रिएक्शंस के लिए हो जाएगी बेटा CO H2 अपॉन H2O3 H2O3। कोई भी प्योर सॉलिड व प्योर लिक्विड होते हैं, उनके लिए Kc की वैल्यू 1 होती है। फॉर देखो यहाँ पर प्योर सॉलिड, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड substances, pure solid and pure liquid substances, Kc will be 1, right? Kc will be 1। तो अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये वैल्यू ऑफ Kp and Kc, value of Kp and Kc depends only on
depends only on temperature, depends only on temperature। तो टेम्परेचर के साथ में Kp व Kc की वैल्यू कैसे चेंज होगी, इसको अपन वॉन ऑफ इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इसके लिए वॉन ऑफ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, देखिए सीधा सा मैं लिख रहा हूं, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर हो गया, ये वॉन ऑफ इक्वेशन है। और यहाँ पर K1 और K2 जो है टेम्परेचर T व T2 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पर जो K1 और K2, राइट, यहाँ पर जो K1 और K2 जो होंगे T1 व T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। K1 and K2 are K1 and K2 are equilibrium constant at temperature T1 and T2। क्लियर हो गया। और डेल्टा H है वो हीट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H है वो होगा बड़ा हीट ऑफ द रिएक्शन। एंड R will be गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू पहले डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये जो इक्वेशन होगी वॉन ऑफ इक्वेशन, ये वॉन ऑफ इक्वेशन कैसे, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, वॉन ऑफ इक्वेशन log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको अपन बोलेंगे वॉन ऑफ इक्वेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, वॉन ऑफ इक्वेशन, वॉन ऑफ इक्वेशन। और ये वॉन ऑफ इक्वेशन होगी वो टेम्परेचर T व T2 पर किसी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन शो करती है। टेम्परेचर T1 व T2 पर किसी भी इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन शो करेगी। क्लियर हो गया। तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H, डेल्टा H क्या है, R क्या है, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोलेंगे अपन वॉन ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे Kp व Kc के रिलेशंस, राइट। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है, क्लियर कर लिया अपन ने। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, क्लियर कर लिया अपन ने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब एक फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा N, इंटू RT डेल्टा N। अब इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। इसमें देखो पहली ही शर्त ये होती है कि डेल्टा N क्या है, ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा। पहली शर्त ये है कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें डेल्टा N की वैल्यू 0 हो, ऐसी रिएक्शंस जिनमें डेल्टा N की वैल्यू 0 हो, राइट। तो देखिए
वो इक्वेशंस कौन सी होंगी जिनमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 है? तो पहले तो वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो। देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कर दें ऑक्सीजन से तो अपने पास में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एन की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म करेंगे। इसके लिए प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ मोल 2, रिएक्टेंट्स के लिए ये 2। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही इक्वेशन H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, इन दोनों ही रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों ही इक्वेशंस के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी। अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो केपी व कैसी में क्या रिलेशन हुआ? केपी व कैसी में क्या रिलेशन हुआ? क्योंकि अपने जानते हैं कि केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन की वैल्यू 0। और देखिए आर टी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पर होगा के पी इक्वल टू के सी, राइट? के पी इक्वल टू के सी। वो सारे की सारी रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, वो सारी की सारी रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, उनके लिए केपी व केसी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इस प्रकार की रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस प्रकार की जो गैसेस रिएक्शंस होगी उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट वो रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब वो 0 से ज्यादा होगी। ये तो अपने कह देंगे डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी? जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। इस प्रकार की रिएक्शंस कौन सी होगी? देखो, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसका यदि अपन थर्मली डिकम्पोजिशन करें तो ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का डाइमराइजेशन करें तो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनेगा, बट वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एन 2 माइनस 1, इसका मतलब +1, राइट? इसी टाइप से मैं एक इक्वेशन और लिखूं, थर्मली डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थर्मली डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 2। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 माइनस 1 बराबर +1। पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का थर्मली डिकम्पोजिशन और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का थर्मली डिकम्पोजिशन दोनों ही ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, जिनके लिए
डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इनमें रिलेशन देखेंगे, के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। क्लियर हो गया? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा आगे, के पी अपॉन के सी इक्वल टू आर टी, ये है डेल्टा एन। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब देखिए, अब ये आर टी डेल्टा एन, आर टी की पावर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 1, तो के पी अपॉन के सी विल बी ग्रेटर देन 1। तो इस स्थिति में क्या होगा, के पी विल बी ग्रेटर देन के सी, के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। एक चीज क्लियर हो गई, दो चीज क्लियर हो गई। यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो के पी इक्वल टू के सी होता है, और डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। थर्ड सिचुएशन, डेल्टा एन इक्वल टू नेगेटिव, इफ डेल्टा एन इक्वल टू नेगेटिव, और इस प्रकार की रिएक्शंस कौन सी होगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 और 1 3, 2 + 1 = 3। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 3 बराबर -1। क्लियर हो गया? तो -1 इट मीन्स डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा, नेगेटिव। डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एक रिएक्शन ये है, N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 प्रोडक्ट्स इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। आप निकाल लोगे ये, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 1 और ये 3, 4 हो गए, 2 - 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी -2। -2 का मतलब, इसका मतलब नेगेटिव, -2 आ गया, इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू हो गई, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव देन Kc ग्रेटर देन Kp, Kc ग्रेटर देन Kp। क्यों? क्योंकि Kp क्या होता है, इक्वल होता है Kc RT डेल्टा एन के। इसको मैं आगे सोल्व इस प्रकार से कर सकता हूँ, Kp Kc RT और ये माइनस डेल्टा एन। क्लियर हो गया? तो Kp अपॉन Kc, ये RT की पावर माइनस डेल्टा एन। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो ये पाते हैं कि Kc ये हो जाएगा Kp, Kc और ये क्या हो जाएगा बेटा, Kp। तो डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा एन की वैल्यू यदि नेगेटिव होगी तो Kc की वैल्यू Kp से ज्यादा होगी, Kc की वैल्यू Kp से ज्यादा होगी, राइट। इस प्रकार अपन ये पूरा पढ़ सकते हैं। अब है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, जनरली अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन Kc के रूप में पता करें
तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी कंसंट्रेशन। इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो होगी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, और जो कंसंट्रेशन होता है वो होगा मोल प्रति लीटर में, यानी कि मोल पर लीटर में, वो होगा मोल पर लीटर में, इसकी पावर डेल्टा एन, राइट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यदि अपन केपी के रूप में शो करें, आंशिक या फिर पार्शियल प्रेशर के रूप में शो करें, तो यहाँ इसकी जो टर्म होगी वो होगी पार्शियल प्रेशर इसकी पावर हो जाएगी डेल्टा है, पार्शियल प्रेशर इसकी पावर डेल्टा है, ठीक है। और इसको अपन बार में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है उसको अपन बार में भी, तो बार डेल्टा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी एटीएम, ये हो जाएगा डेल्टा है, एटीएम, और ये डेल्टा है। इफ डेल्टा एन बराबर 0 है, इफ डेल्टा एन का वैल्यू 0 है, देन Kp and Kc will be unitless, will be unitless। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो Kp और Kc की कोई भी यूनिट नहीं होगी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो Kc की यूनिट क्या होगी? डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो Kc की यूनिट होगी बेटा मोल, मोल इनवर्स एन, स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स, फिर लेटर एन, क्लियर हो गया। और Kp की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, ये एन, या फिर ये हो जाएगा बार की पावर माइनस एन, क्लियर हो गया। डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो Kp व Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। डेल्टा एन की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो Kc यानी मोल इनवर्स एन और लीटर है, और Kp एटीएम इनवर्स एन और बार है। और डेल्टा एन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए जहाँ ये मोल इनवर्स एन है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मोल एन, मोल एन, और ये लीटर इनवर्स एन। और Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, एटीएम प्लस एन, और यहाँ बार प्लस एन, ठीक है। तो अपन ये भी डिस्कस कर चुके हैं क्या कि Kp व Kc में रिलेशंस क्या होते हैं। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0, नेगेटिव व पॉजिटिव है तो Kp व Kc को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनमें रिलेशंस क्या होगा, किस प्रकार की रिएक्शंस जो होगी वो प्रेशर से अफेक्ट होगी। ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 है वो कभी भी प्रेशर से अफेक्ट नहीं होगी, वो कभी भी प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं बेटा, राइट। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, इस प्रकार का इक्विलिब्रियम
जिसमें सभी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट एक ही फेज में हो। इक्विलिब्रियम equilibrium in which reactants and products are in only one phase or same phase इस प्रकार का इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, सेम फेज में हो, तो इसको अपन कहेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसियस नेचर का होता है, तो ऑक्सीजन गैसियस है, नाइट्रोजन गैसियस है, तो एक ही फेज है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा और ये गैसियस फेज होगा, गैसियस होमोजेनियस। क्लियर है? सेम एग्जांपल, नाइट्रोजन हावर प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और 2 मोल अमोनिया गैस फॉर्म करेगा। ये भी होमोजेनियस हुआ, ये भी होमोजेनियस हुआ। क्यों हुआ होमोजेनियस? सारी की सारी जो स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व है वो गैसियस फेज में है, सारी की सारी स्पीशीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो है गैसियस फेज में। गैसियस फेज में होने के कारण ये एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है? नेक्स्ट, जैसे थर्मली डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थर्मली डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तो ये भी हो जाएगा होमोजेनियस, हो जाएगा होमोजेनियस। क्लियर है? नेक्स्ट, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस। देखिए, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस, एथिल एसीटेट जो एस्टर है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी है ना अपन ने, एथिल एसीटेट ये एक्वस मीडियम में होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, लिक्विड मीडियम में होगा, ये होगा एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड एक्वस प्लस एल्कोहल। देखिए ये एक्वस है, एक्वस कहो या लिक्विड कहो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है? ये एक्वस मीडियम, मीडियम तो एक ही है इनका, इसलिए ये भी होमोजेनियस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, ये फेरिकाइंस हैं एक्वेटिक मीडियम में, ये थायोसाइनेटाइन है, ये भी एक्वेटिक मीडियम में, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा FeSCl, राइट, FeSCl। ये हो जाएगा बेटा, इस पे चार्ज आ जाएगा, ये +3 है यहाँ पर चार्ज, ये -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एक्वस मीडियम में है, तो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, तो ये जो होमोजेनियस मीडियम होगा वो होगा एक्वस होमोजेनियस मीडियम, एक्वस होमोजेनियस मीडियम। क्लियर हो? तो अब अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में? अपन ने ये पढ़ा कि लॉज ऑफ मास एक्शन क्या है, क्लियर, केसी क्या होता है, क्लियर, केपी क्या होता है, क्लियर, केपी व केसी में रिलेशंस क्या होंगे, क्लियर, और डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है,
तो केपी व केसी एक दूसरे से किस प्रकार से कोरिलेट होंगे, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अपन ने डिस्कस किया कि ये होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये सारी चीजें आज के क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो आज की क्लास में अपन इतना पढ़ेंगे। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्चुअली इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और इनके बेस पे इन जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स दी गई है उनको सोल्व करें। एनसीईआरटी इज द बेस्ट ऑप्शन अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।